नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक जीएस पेपर 2 का टॉपिक है जिसे आप इंटरनेशनल रिलेशन में काउंट कर सकते हैं। जो अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में नागोर्नो कोराबाख का जो एरिया है उसके ऊपर विवाद जो चल रहा है उस पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही प्रतिदिन हम कोई एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके किसी न किसी जीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा उस पर हम एक डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। द हिंदू के एक आर्टिकल में जो टाइटल था कि द अज़रबैजान आर्मेनिया कन्फ्लिक्ट ओवर नागोर्नो काराबाख इनक्लेव। तो एक्चुअली अगर हम इस पर थोड़ा सा पीछे में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि आर्मेनिया और अज़रबैजान जो है वो यूएसएसआर का पार्ट था। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तब जाके ये फिर जितने और देश बने उसमें आर्मेनिया और अज़रबैजान भी बने। तो लाचिन कॉरिडोर वाला जो एरिया है वो अज़रबैजान का था, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो आर्मेनिया की आर्मी करती है। और बीच का जो पोर्शन है जो कि नागोर्नो कोराबाख जिसे कहते हैं, ये कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। तो और इसी को लेकर सारा विवाद भी है। ये जो एरिया है ये पहाड़ी इलाका है और घने जंगलों से भरा हुआ है। इंटरनेशनल लॉ की अगर हम माने तो ये एरिया अज़रबैजान का है, लेकिन यहाँ का मतलब जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आर्मेनिया के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। आर्मेनिया क्रिश्चियन बहुल देश है और अज़रबैजान मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आर्मेनिया के लोगों का है और इस कारण से ये लोग अज़रबैजान के रूल को मानते नहीं हैं। 1990 में एक वार हुआ जहाँ पर मतलब अज़रबैजान के जो ट्रूप्स थे जो कि वहाँ पर तैनात थे इस एरिया में, वहाँ के लोकल आर्मेनिया के लोगों ने उसे भगा दिया और तब से वहाँ पे आर्मेनिया के साथ साठ-गांठ होकर वहाँ के लोगों का ही शासन चलता है। आप इसे हूबहू इजराइल फ़लस्तीन की तरह देख सकते हैं कि जैसे जेरूसलेम वाले एरिया को दोनों ही अपना मालिकाना हक मांगते हैं, वैसे ही यहाँ पर नागोर्नो काराबाख का जो एरिया है उसको दोनों ही अपनी मिल्कियत समझते हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी होते रहती है। जब इस एरिया को लेकर दोनों देशों में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं वो भी मतलब अलग अलग गुटों में बट गए थे। तो उस समय टर्की ने अज़रबैजान को समर्थन किया था और टर्की के अज़रबैजान को समर्थन करने से सऊदी अरेबिया काफ़ी नाखुश था और जायज़ भी है क्योंकि सऊदी और टर्की के पुराने रिश्ते भी वैसे ही हैं। अगर आपको याद हो तो एक ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, तो उसका आपने नाम जरूर सुना होगा। उस ऑटोमन एम्पायर का मतलब अवशेष ही अभी टर्की है। मतलब एक पार्ट हुआ करता था टर्की पहले, बट अब वो टर्की में ही सिमट कर रह गया है। और इस एम्पायर को ख़त्म करवाने का मतलब जो श्रेय जाता है वो सऊदी के किंग्स को जाता है। उन्होंने मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के साथ मिलकर इस पूरे ऑटोमन एम्पायर का ख़त्म किया था और इस कारण से टर्की को हमेशा एक खुन्नस रहती है सऊदी अरेबिया के प्रति, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री मतलब मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद उसने एज अ ऑटोमन एम्पायर का विनाश करवाया था और उस कारण से टर्की को हमेशा ये खुन्नस रहता है। उधर इजराइल के अज़रबैजान को सपोर्ट करने से ईरान परेशान है, क्योंकि इजराइल का ईरान के इतने नज़दीक आ जाना उसके लिए खुद एक डर का सबब बना हुआ है। अब इस रीज़न का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि अज़रबैजान जो है वो एनर्जी सोर्स से रिच कंट्री है। इसने जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के थ्रू इस बीच में जो गैस और तेल के पाइपलाइंस बनवाए हुए हैं जो टर्की और यूरोप तक जाते हैं। तो ये जो पाइपलाइन है वो वार जोन के बहुत ही नज़दीक है। आई थिंक 16 किलोमीटर के आसपास ही है वो। अब वार जोन में कुछ भी हो सकता है, तो पाइपलाइन फटा तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत भी बढ़ जाएगी। और अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा और पीछे चल के समझे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली बात है 1920 के आसपास की। उस समय यूएसएसआर टूटा नहीं था, यूएसएसआर का सोवियत यूनियन का पार्ट था। तो उसके सहमति से अज़रबैजान का ये जो एरिया था नागोर्नो काराबाख का वो अज़रबैजान के अंदर में ही था। लेकिन अगर 1988 के आसपास का हम बात करें तो उसकी वहाँ की अपनी विधायिका ने एक रिजोल्यूशन पास करके आर्मेनिया से वो जुड़ गए। और रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि आर्मेनिया के मैक्सिमम लोग वहाँ पे जो हैं वो नागोर्नो काराबाख में अधिकतर आर्मेनिया के लोग हैं। फिर 1991 में एक रेफरेंडम के थ्रू यहाँ पर एक डिसीजन हुआ कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, ना हम अज़रबैजान के साथ जाएंगे ना हम आर्मेनिया के साथ जाएंगे। लेकिन अब इस दोनों कंट्री में इसको लेके वार हो गया और इसको लेके 30,000 से ज़्यादा लोग मरे और दोनों ही कंट्री के लिए रेफ्यूजीज़ बढ़ गए। लगभग 1 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ हो गए, कुछ जो आर्मेनिया की तरफ गए और कुछ जो अज़रबैजान की तरफ गए।
फिर 1994 में रसिया बीच बचाव में आया, मतलब जाके कुछ बात बनी फिर उसके बाद, तो एक सीज फायर एग्रीमेंट बना। लेकिन फिर 2016 में फिर दोनों में वार हो गया। वो 4 दिनों तक चला, जिसे बाद में फिर 4 डे वार के नाम से जाना जाता है। फिर 2020 में फिर क्लैश हुआ जो 6 सप्ताह तक चला। 2000 लोग इसमें भी मारे गए। ये क्लैश तब हुआ जब अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये प्रतिज्ञा जैसे ले लिया कि मैं नगोर्नो कराबाख को भी लूंगा और अदर जो अर्मेनियन ऑक्यूपाइड डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी वापस लेंगे। अब यूरोपियन यूनियन इसमें एक पीस ब्रोकर के रूप में काम कर रहा है, जैसे वो सामने उभर के आ भी रहा है। यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो चार्ल्स माइकेल, उन्हीं के प्रयासों से ये अभी दोनों कंट्रीज़ में कुछ पीस इस्टेब्लिश हो भी रहा है। अब रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि अर्मेनिया के जो पीएम हैं निकोल पशिन्यान और जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव, इन्होंने अनाउंस किया है, इन दोनों कंट्रीज़ ने, कि बॉर्डर सिक्योरिटी और कुछ डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करेंगे ताकि दशकों पुराने विवादों का कोई निराकरण हो सके। अब इंडिया का क्या स्टैंड है या क्या स्टैंड रहना चाहिए? तो अर्मेनिया के साथ इंडिया का एक फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन ट्रीटी है जो कि 1995 में साइन हुआ था। तो हम अजरबैजान को सपोर्ट तो नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए कि हम मतलब अर्मेनिया के खिलाफ आप जाओ। और अजरबैजान में इंडिया का इतना सारा इन्वेस्टमेंट है ओएनजीसी के थ्रू, और फिर गेल का भी काफ़ी मतलब आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं। और तो और अजरबैजान INSTC मतलब कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके रूट में पड़ता है बीचों बीच, जो इंडिया को रशिया से कनेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि जस्ट लाइक रसिया यूक्रेन, इंडिया को भी यहाँ भी न्यूट्रल ही रहना होगा। तो इंडिया का जो यहाँ पे स्टैंड होगा वो जनरल न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि हमें मतलब सारे देशों से बना के चलना है, क्योंकि फिर हमारा ईरान से भी तेल का वो है, फिर इजराइल भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो जब ये सारे देश गुट में बटे हुए हैं तो इंडिया को अपना एक स्टैंड, न्यूट्रल स्टैंड ही रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि इस पूरे वीडियो में मैंने अजरबैजान को अजरबैजान के नाम से कहा है। ये मैंने इंटेंशनली कहा है ताकि आपको कुछ चीज़ें दिमाग में, जब हम कुछ गलतियां करते हैं तो हमेशा वो चीज़ दिमाग में बैठा रहता है। तो अजरबैजान के नाम से ही हो सकता है आपके दिमाग में कुछ स्टोरी बैठ जाए, जो कि भविष्य में कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं तो आप उसको लिंक करके आंसर दे सकें। ये एक जस्ट लाइक अ कॉमेडी शॉट्स था, बट इसको आप एज अ कॉमेडी में भी याद रख सकते हो इस पूरे स्टोरी को, कि कैसे अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस हैं। बाकी आप कोई और वीडियोस, कोई और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो जिस पर आपको ऐसा वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपने रिव्यूज़ इस वीडियोस के बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।